हम लोग पढ़ चुके थे फर्स्ट चैप्टर में जो है फिगर्स ऑफ स्पीच। उसमें हम बता चुके थे कि फिगर्स ऑफ स्पीच जो है ये 7 प्रकार के होते हैं। जो 7 प्रकार के बारे में बता चुके हैं और उसमें से हम 3 पढ़ चुके हैं। फर्स्ट जो है सिमली, उसके बाद सेकेंड पे जो है मेटाफर है और उसके बाद जो है 3 पे जो है पर्सनिफिकेशन है। अब पढ़ेंगे हम लोग अपस्ट्राफी। अपस्ट्राफी का मतलब होता है हिंदी में संबोधन यानी संबोधन करना। और उसमें एक और है पहचान करने का तरीका कि एक जो है इस तरह के जो है खड़ी पाई रहेगा, इसमें नीचे पॉइंट रहेगा और यहाँ पे जो है इस तरह से वो बंद रहेगा, तो हम समझ जाएंगे कि अपस्ट्राफी है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो यहाँ देखा जाएगा कि एन अपस्ट्रॉफी इज द डायरेक्ट आइडेस, द डेड ऑफ द absent आर टू ए पर्सनिफिकेट ऑब्जेक्ट आर आइडिया। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि कह रहा है कि अब संबोधन में या तो डायरेक्ट एड्रेस बता रहा है या तो मरे हुए व्यक्ति के बारे में बताएगा या अनुपस्थित के बारे में संकेत करेगा। जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है या एब्सेंट हो जाता है तो उस समय जो है उस व्यक्ति के प्रति जो है जो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है यानी जो संबोधन ये दिखाई देता है तो हम समझ जाते हैं कि ये अपस्ट्राफी है। अपस्ट्राफी में जो है सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसमें कोई भी वर्ड रहेगा तो उसमें अपस्ट्राफी का चिन्ह लगा रहेगा। अगर अपस्ट्राफी का चिन्ह नहीं लगा रहेगा तो उसमें कामा कहीं ना कहीं पे एक के बाद एक जो है ज्वाइंट कामा लगा रहेगा, तो हम समझ जाएंगे कि यह अपस्ट्राफी है। तो अब कहने का मतलब जो हम एग्जाम्पल को देखेंगे तो इसमें कहा कि वो वर्ड के बाद जो है अपस्ट्राफी का चिन्ह लगा दिया है और लाइफ के बाद भी लगा दिया और टाइम के बाद जो है अपस्ट्राफी का चिन्ह लगा दिया है। तो अब समझेंगे कि ये हमारा पहचान करने का सबसे सरल तरीका है कि ये हमारा अपस्ट्राफी सेंटेंस है। और उसके बाद तुरंत हम बोर्ड के एग्जाम में अगर पहचानने के लिए इस तरह से एग्जाम्पल दे दिया जाता रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा जो है ये अपस्ट्राफी है। कह रहा है कि ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम, कह रहा है कि उस वर्ड माने होता है संसार, ओ लाइफ ओ जीवन ओ टाइम, यानी ये तीनों यानी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ये तीनों जो है कह रहा है कि तीनों जो स्टेप जो आ रहा है फर्स्ट स्टेप सेकेंड और थर्ड स्टेप जो आ रहा है कह रहा है कि ऑन व्हिच लास्ट स्टेप आई क्लाइंब, कह रहा है कि जब मैं किसी स्टेज पर किसी स्टेप पर मैं चढ़ता हूँ तो जब हमारा स्टेप जब चालू होता है यानी शुरू होता है यानी जिसका यानी किसी का भी तो वह लास्ट स्टेप होता है और वह लास्ट स्टेप होता है तो उसका समय भी उसका जीवन भी और उसका संसार भी तीनों जो है उसके ऊपर जो है क्या रहता है आकर्षित रहता है और उसी के तरफ जो है वह आगे बढ़ता रहता है। तो कहेंगे कि वो वर्ड वो लाइफ वो टाइम वो ऑन व्हिच लास्ट स्टेप आई क्लाइंब, कहने का मतलब है कि यह किसी लेखक ने किसी राइटर ने किसी पोएट ने इसको लिखा है कि कोई राजा था, उस राजा जो है आखिरी स्टेप में था और बाजरे के खेत में जो है वह रुका हुआ था तो अपने युद्ध में परास्त हो गया और जो है वह इसलिए वहाँ पे संकेत दे रहा है कि मैं जो हूँ आखिरी स्टेप में हूँ। कह रहा है कि आई क्लाइंब मैं आखिरी स्टेप में हूँ और लास्ट हूँ यानी जिसका यानी उसी का आखिरी स्टेप है और वह क्या सब कुछ गवा दिया, टाइम भी गवा दिया, जीवन भी गवा दिया और संसार को भी गवा दिया। तो यानी तीनों स्टेप जो बार बार जो आता है उस स्टेप को जो है उसने गवा दिया। तो ये जो है कवि जो है पोएट जो है इस बारे में बताता है कि संसार और जीवन और समय जो है यह व्यक्ति के लिए हर एक स्टेप में आता है और जब व्यक्ति जब मरता है लास्ट स्टेप पे जाता है यानी ख़त्म होता है लास्ट स्टेप पे जाता है या मर जाता है मरने वाला होता है तभी वो ये तीनों चीज़ों को क्या करता है वह गवा देता है यानी खो देता है लॉस कर देता है। तो इस तरह से जो है हम समझें कि हमारा क्या है अपस्ट्राफी है। अब चलेंगे ऑक्सीमोरन की बात। तो ऑक्सीमोरन मीन्स होता है विरोधाभास। तो विरोधाभास किस लिए होता है कि जब कोई कहीं पर भी जो है दो विरोधी शब्द आते हैं या दो विरोधी शब्द एक दूसरे से जुड़ते हैं और दोनों अपोजिट होते हैं, दोनों अपोजिट कहा जाए तो कोई कहता है कि प्रेजेंट हुआ एब्सेंट हुआ, उसके बाद खट्टा मीठा हो गया। तो
इस तरह से जो है हम समझ जाते हैं कि ये जो है ऑक्सीमोरन है। इसके बाद इसका रूल को देखेंगे तो इट इज द यूज टू व्हेन टू ट्रिम्स आर द कंबाइंड, यानी दो विरोधी जो है शब्दों को वह क्या करता है, कंबाइंड माने जोड़ता है। दैट इन द ऑर्डिनरी यूसेज आर द कंट्रोल। इसके बाद कह रहा आगे कि दोनों वर्डों को, यानी यहाँ ट्रिम्स दिया है, टू ट्रिम्स दिया है, जब वह दोनों वर्डों को, दोनों शब्दों को जो है जोड़ता है, विरोधी वाली बात और विरोधी वाले अर्थ निकालता है, तो उसी को हम समझ जाते हैं कि यह हमारा ऑक्सीमोरन है। अब एग्जाम्पल को देखेंगे तो कह रहा है कि लाइफ इज ए बेटर स्वीट। कह रहा है कि लाइफ माने जीवन, इज माने है, ये माने एक, और खट्टा बेटर मीन्स क्या होता है, खट्टा या कड़वा भी कह सकते हैं, स्वीट माने मीठा है। अब कह रहा है कि लाइफ जो जीवन है वह क्या है, मधुर और कड़वी, यानी दोनों तरह के हैं। कह रहा है कि वह खट्टा भी है और मीठा भी है, यानी वह अच्छा भी है और कड़वा भी है। तो बात सही बात है कि जब व्यक्ति अपने जीवन में जीता है तो कभी अच्छी बात होती है, कभी जो है उसको खुशी मिलता है और कभी गम मिलता है, तो कभी उसकी ज़िंदगी में जो है ये बेटर माने कड़वाहट रहता है और ये स्वीट माने मीठा रहता है। तो इस तरह से हम समझ जाएंगे कि यह हमारा ऑक्सीमोरन विरोधाभास है। इसके बाद हम चलेंगे एग्जाम्पल 2 पे, इसमें देखेंगे तो कह रहा आगे कि सी वाज ए फीलिंग स्वीट पेन ऑफ लव। कह रहे कि सी माने वह कोई लड़की है या कोई लड़का है, मान लीजिए कोई भी किसी एनी पर्सन को, तो यहाँ पर देखेंगे कि सी माने वह, ए माने फीलिंग माने अनुभव कर रही है, वह अनुभव कर रही है। कैसा अनुभव कर रही है, स्वीट माने मीठा और पेन माने दर्द, और ऑफ लव, यानी जब वो प्रेम कर रही है तो वह दोनों चीज, यानी पेन भी पा रही है और स्वीट माने, और दोनों का क्या कर रही है, वह अनुभव कर रही है। तो शी वाज ए फीलिंग स्वीट पेन ऑफ लव, यानी वह प्रेम करने का अनुभव कर रही थी, वह प्रेम करने की अनुभव कर रही थी, और जब अनुभव कर रही थी तो स्वीट माने मीठा भी है और पेन माने कष्ट भी है, लेकिन फिर भी वह क्या कर रही है, यहाँ पे वह फीलिंग कर अनुभव कर रही है, और उसके बाद भी वो क्या कर रही है, लव कर रही है। तो कह रहा है कि सी वाज ए फीलिंग स्वीट पेन ऑफ लव, वह लव कर रही है, लव का अनुभव कर रही थी। कैसा अनुभव कर रही थी, तो स्वीट माने मीठा और पेन माने दर्द, यानी मीठा और दर्द दोनों का अनुभव कर रही थी, और तभी भी क्या कर रही है, वह प्रेम कर रही है। अब चलेंगे 6 पे, तो देखेंगे अन्ना मोटा पहिया है ये, इसको ध्वन्यात्मक कहते हैं, यानी ध्वन्यात्मक का मतलब ये होता है कि जिस सेंटेंस में ज़्यादा ध्वनि की बात की जाए, जहाँ पे आवाज़ ज़्यादा होता है, तो उसको हम समझ जाते हैं कि अन्ना मोटा पहिया है। और आर द साउंड, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इसका डिफिनीशन देखेंगे, तो इन द अन्ना मोटा पहिया द साउंड ऑफ द वर्ड्स सजेस्टेड द सेंस आर द मीनिंग। कहने का मतलब है कि ध्वनि सूचक जो अलंकार में ज़्यादा जो है, कोई भी वर्ड है उसमें साउंड आता है, उस वर्ड में साउंड आता है, और आवाज़ की ज़्यादा अर्थ आती है, या जिस सेंटेंस में कह लिया जाए कि वाक्य में कोई ऐसा शब्द है जिससे उसमें साउंडिंग की आवाज़ आती है, तो हम समझ जाते हैं कि वो क्या है, अन्ना मोटा पहिया है, ठीक ना। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल कि थंडरिंग ऑफ द गन्स। कह रहा आगे कि जो बंदूक से गोली निकलती है, गन्स माने बंदूक होता है, बंदूकों से जो गोली निकलती है, जो थंडरिंग माने आवाज़ करती है, तो हम समझ जाते हैं कि अन्ना मोटा क्या है, पहिया है। उसके बाद कहेंगे एग्जाम्पल सेकेंड देखेंगे, तो कोइंग ऑफ द डोब्स। कह रहा है कि जब कोई फाख्ता पक्षी है, डोब्स माने कोई फाख्ता बड़ा पक्षी होता है, वह कोइंग करता है, यानी जब वो बोलता है किसी की आवाज़ निकलता है, या कोई पक्षी हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई भी कीड़े मकोड़े हैं, अगर वो भी इंसेक्ट वगैरह जो भी हैं, ये आवाज़ निकालते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि यह अन्ना मोटा पहिया है। यानी कहने का मतलब है कि जब कोई भी आदमी, चाहे कोई भी जानवर या कोई निर्जीव हो चाहे सजीव हो, जिस तरह का चीज़ है उसमें से आवाज़ आती हो, तो हम समझ जाएंगे कि अन्ना मोटा पहिया है। और उसमें एक पहचान करने की तरीका यह है कि उसमें ING हमेशा लगा रहेगा, जब भी हम देखेंगे तो उसमें ING जरूर रहेगा। और उसके बाद चाहे कोइंग को ले लीजिए या थंडरिंग को ले लीजिए, इसी तरह से
और सही स्पेलिंग आएगा, जिसे ग्रांट 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 इस तरह से करके कह लें तो वह अनामोटापैया में भी आएगा। फिर उसके बाद चले हाइपरबोल यानी अतिशयोक्ति अलंकार 7, ये आखिरी हमारा जो है अलंकार है हाइपरबोल। हाइपरबोल मीन्स होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार उसको कहते हैं कि हाइपरबोल इज द स्टेटमेंट इन द मेड ऑफ द एम्पैथिक बाय द ओवर स्टेटमेंट। कहना है कि कोई भी बात को, कोई भी छोटी सी बात को हम अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, उसका स्टेटमेंट से ओवर कर देते हैं, तो हम समझ जाते हैं ओवर स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट मतलब करेक्ट ये स्टेटमेंट यानी छोटी बातों को ओवर माने उससे बढ़ा चढ़ा के हम स्टेटमेंट कर देते हैं, तो हम लोग समझ जाते हैं कि यह अतिशयोक्ति अलंकार है। तो किसी बात को कह लिया जाए शार्ट में कि किसी बात को अगर ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के अगर हम बात करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये हाइपरबोल है। तो अब एग्जाम्पल को देखेंगे। फर्स्ट, बिलिंदा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ड्स, कह रहा कि ऑल द वर्ड वाज गे। कह रहा आगे बिलिंदा माने बिलिंदा स्माइल्ड माने मुस्कुराई, और एंड ऑल द वर्ड यानी पूरे संसार, वादगे यानी पूरे संसार हंस दिए, हंस पड़े। इस तरह भी कह सकते हैं कि बिलिंदा मुस्कुराई और पूरा संसार क्या कर दिया, हंस दिया। तो ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पे जो है बिलिंदा की बात जो किया जा रहा है तो पूरा संसार कोई नहीं हंसेगा। लोग बोलते हैं कि सेकेंड में देखिए, बोलते हैं कि रिवर्स ऑफ द ब्लड इन द ब्लड इन द बैटल। कह रहा है कि युद्ध में खून की नदियाँ बह गई। ऐसा बात नहीं है, खून की नदियाँ का एक तालाब भी नहीं भरता है, लेकिन इस तरह से आदमी क्या होते हैं, मतलब कि कहते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि यह जो है हाइपरबोल अलंकार है। तो देखेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल में बिलिंदा स्माइल्ड ऑल द वर्ड्स गे, बिलिंदा के मुस्कुराने से जो है पूरा संसार हंस दिया, या युद्ध में खून की नदियाँ बह गई, या मैंने एक साथ हजारों फूल देखा। ऐसा कोई बात नहीं है। किसी बात को जो है बढ़ा चढ़ा के अगर बात किया जाता है तो हम समझ जाते हैं कि हाइपरबोल है। इस तरह से जो है आपका फिगर ऑफ स्पीच जो है कंप्लीट हुआ। और फिगर ऑफ स्पीच में आपने आज पढ़ा अपस्ट्रॉफी, उसके बाद जो पढ़ा ऑक्सीमोरन, और उसके बाद पढ़े आप जो है अनामोटापैया, और उसके बाद जो है हाइपरबोल यानी अलंकार जो 7 प्रकार के होते हैं, और 7 प्रकार के अलंकार जो है आपको बता दिया गया। आप जो है घर पे जो है अपने बुक निकालेंगे और बुक में ये देखेंगे कि कितने जो भी एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को जो है नियम के अनुसार और समझाने के अनुसार उसको जो है आप लोग करिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा, अगर किसी चीज़ का मीनिंग नहीं समझ में आएगा या उसका अर्थ कहने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमको मैसेज करिएगा, हम उसको सही तरीके से जो है अच्छे से अच्छे तरह से हम समझाने की पूरी प्रयास करेंगे। धन्यवाद।